नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज अपनी क्लास लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, आज 104वीं क्लास है। और आज ही जो है मैडम की 50वीं क्लास कंप्लीट हुई है। यानी मैडम जीके में भी जो है वो बहुत जल्दी मतलब स्पीड से 100 क्लास तक पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और एक अच्छी नियमितता देने का प्रयास किया और अच्छी क्लासेस जीके की भी हो रही है। और इसके साथ में ही आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स के जो मैसेज आते हैं कि सर आप जो है स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम पेपर सर वो जीके स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे, और क्या आपने ऑफलाइन में तो स्टार्ट कर दिया, यहाँ कर। देखो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल फर्स्ट पेपर जो है उसको लेकर पूरा मतलब हम एकदम अच्छे से सीरियस हैं। और नोट्स आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो पहले पॉलिटी लेंगे उसमें भी, ताकि वो पॉलिटी आपके सेकंड ग्रेड वगैरह में थोड़ी बहुत काम आ जाए, है ना। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर उसमें सेकंड ग्रेड वाली पॉलिटी हमें कम कंटिन्यू करवा दो, तो वो करवा देंगे, आप निश्चिंत मानो, आप यकीन रखें, आपको कोई भी टॉपिक वंचित नहीं रहेगा। तो प्रथम पेपर को लेकर जीके की निःशुल्क क्लासेस भी बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी। सर आप जल्दी स्टार्ट करो, अभी क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे रीजन ये है कि सिर्फ क्लासेस स्टार्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सबका अलग अलग रणनीति होती है, आप जानते हैं। जब तक नोट्स तैयार नहीं हो, क्योंकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी तो निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में हम ये चाहते हैं कि नोट्स स्टूडेंट तक पहुंचने चाहिए, तो इसलिए आप तक नोट्स पहुंचाने हमें, तो इसलिए नोट्स तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री यानी राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, ठीक है, और पॉलिटी अभी मैडम तैयार कर रहे हैं पॉलिटी। तो ये लगभग 3-4 जो टॉपिक हैं इनके नोट्स तो लगभग तैयार हो चुके हैं और प्रूफ रीडिंग चल रही है। तो आपको निश्चित रूप से बहुत जल्द ये अच्छी सूचना मिलेगी। सर ये कब तक मिल जाएगी? ये आपको दीपावली की छुट्टियों तक ये सूचना मिल जाएगी। अब दीपावली की छुट्टियों में ज्यादा दिन क्या, देखो नवरात्रि चल रहे हैं और 15 दिन बाद जो हैं दशहरे से 15 दिन बाद दीपावली है। तो लगभग दीपावली की जो छुट्टियां मिलेगी ना, उसमें हम लोगों का यही काम है कि आपको फर्स्ट पेपर को लेकर बड़ा धमाका करें। और हिंदी को लेकर भी एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जो कल एक बोला था कि 500 प्लस लाइव आएंगे, राहुल ने बोला था। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मैं देख रहा था उसको कमेंट कि 500 प्लस लाइव कैसे आएंगे। तो उसने कहा सर एक सरप्राइज देने वाले हैं। तो सरप्राइज यही है कि हिंदी में आपकी जो नियमितता मेरे कारण टूटी है। देखो मैं कल भी क्लास नहीं लूंगा, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं। 105वीं क्लास कल नहीं आएगी, वो परसों आएगी, क्योंकि अब आपको पता है जैसे जैसे ये तैयार होगा तो थोड़ा सा मतलब तकलीफ तो देगा। तो कल मैं क्लास नहीं लूंगा। प्लस कल इलेक्शन ड्यूटी लग चुकी है, तो उसकी ट्रेनिंग है कल, तो पूरा दिन वहां बिजी रहेंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो परसों आएगी क्लास। तो उसके बाद जो मेरे कारण जो आपकी नियमितता टूटी है ना, टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी नहीं अपलोड हो पाए, तो वो टेस्ट भी अपलोड होंगे। और वो नियमितता वापस कैसे बनाई जाए मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं बहुत जल्द कुछ ऐसा कुछ एक्साइटमेंट लाने वाला और आपकी तैयारी को मतलब चार चांद लगाने वाला और तैयारी में थोड़ा सा जोश भरने वाला कुछ प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस काफी कुछ करवाया है। तो वो सिलेबस आपका पीछे वाला भूलो नहीं, इसलिए मैं कुछ अच्छा प्रयास कर रहा हूं और उसके लिए प्रयास लगातार जारी है, ठीक है। ओके, एक आपसे निवेदन और था, एक और निवेदन था। वैसे तो मैं आपको सीधा बोल भी सकता हूं, मैं जानता हूं आप लोग सब बोलोगे, लेकिन निवेदन यह है कि मैं एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं। डेली 25 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, ठीक है। 25 मैं चाहता हूं हिंदी के हर स्टूडेंट तक मैं पहुंचूं, इसमें कोई देखो स्वार्थपूर्ण बात नहीं है। तो मैं 25 क्वेश्चन की पीडीएफ आप तक शेयर करूंगा फेसबुक वगैरह माध्यम से या टेलीग्राम वगैरह पे, है ना। और उसके आंसर भी टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। 25 क्वेश्चन की पीडीएफ डेली पर डे। आपको वो पीडीएफ जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन तक डेली व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे शेयर करके, किसी भी तरह से वो पीडीएफ आपको शेयर जरूर करनी है। बस इतना सा आपसे निवेदन है, इतना जरूर करना, ठीक है। ओके, अब आज की जो क्लास है लॉन्जाइनस, मैं आपको लॉन्जाइनस, आपको आप में से कईयों को डर लगता होगा ना लॉन्जाइनस, मैंने ऑफलाइन में करवा दिया है, ये आपको आज बाद में करवा रहा हूं। इतना अच्छा से बताऊंगा कि लॉन्जाइनस के बारे में आप घबराओगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं ये जो उदातवाद है ना, इस
चीज को आप सोचते हो कि क्या है ये उदातवाद। इस उदातवाद को मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं। उदातवाद, या इसे इसे हम बोल सकते हैं उदातता। उदातता, ठीक है। इस एक ही शब्द को मैं आपको यूं बता दूं, महानता। अब आप कहोगे सर महानता कैसे? बस मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, आप टेंशन लो मत। अगला आधा घंटा मुझे दो और बस मस्त होके क्लास देखो। कमेंट्स मत करना। विक्रम, राहुल, गुजर और बाबू, एक वो बाबू खतरनाक किया है ना, ठीक है, वो जो भी बाबू है और जो भी है, कमेंट्स वगैरह पे नहीं, इस टॉपिक पे ध्यान देना। लॉन्जाइनस एक यूनानी विचारक थे, बिल्कुल यूनानी विचारक थे। अंग्रेजी का नाम लॉगिनुस और यूनान में से लॉन्जाइनस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3री शताब्दी इनका काल निर्धारित किया जाता है, ठीक है साहब, ये यूनानी विचारक हैं और इन अंग्रेजी में लॉगिनुस और यूनान में लॉन्जाइनस, और 3री शताब्दी इनका काल निर्धारित है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी एकमात्र रचना, तो फिर अब इसको रट लो, पेरिप्सुस इनकी एकमात्र रचना है, वो है पेरिप्सुस, ठीक है, इट्स ओके। ये रचना पेरिप्सुस इन्हीं की है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1554 ईस्वी में एक इतालवी विद्वान रोवेरतेल्लो के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल, लिखी किसने थी? लॉन्जाइनस ने, लेकिन इसका प्रकाशन किसने करवाया? वो करवाया था रोवेरतेल्लो ने, ठीक है, 1554 में करवाया, ठीक है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ था वो 1652 में हुआ था, यानी लगभग 98 साल लग गए थे, ठीक है। ये एक डाटा था जो नॉर्मल था, अभी तक उदात नहीं आया। अब देखते हैं लॉन्जाइनस द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो है औदात्य पर विचार। क्या है? औदात्य पर औदात्य पर विचार, यानी उदातवाद के नाम से जाना जाता है। समझना, कमेंट्स मत करना, ध्यान से समझना। जिसे अंग्रेजी में ऑन द सबलाइन नाम से पुकारा जाता है, कोई खास बात नहीं है। लॉन्जाइनस का एक सिद्धांत है औदात्य पर विचार। उदात हम जानते हैं, जैसे सुंदर से सौंदर्य बनता है, बिल्कुल सर बनता है, ऐसे ही धीर से बनता है धैर्य, वैसे ही उदात से बना दिया इन्होंने औदात्य, ठीक है। तो औदात्य पर विचार। पेरिप्सुस एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। आपको पता है लॉन्जाइनस में से अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि लॉन्जाइनस के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन नहीं है, तो आपको ये लाइनें याद रहनी है। ये जो पेरिप्सुस एकमात्र रचना है 1554 और 1652 में अंग्रेजी में अनुवादित, भाषण शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। कहां का? भाषण शास्त्र का। यह ग्रंथ पत्र शैली में लिखा गया था, ठीक है, भाषण शास्त्र का ग्रंथ है, एकमात्र ग्रंथ पेरिप्सुस है, पत्र शैली में लिखा गया था, जिसमें लॉन्जाइनस ने अपनी मित्र पोस्थिमियुस तेरिंथियानुस, हमें कोई नहीं पूछेगा इस मित्र का नाम, है ना, को पत्र लिखकर भाषण कला की बारीकियों, मतलब देख लीजिए यहीं पर पूरा उदात आ गया, भाषण कला की बारीकियां, बस यहीं से पूरा उदात तत्व स्पष्ट हो जाता है। यानी इन्होंने अपनी मित्र को भाषण कला की बारीकियों के बारे में बताया कि जब आप स्पीच देते हो, जब आप मंच पर जाते हो, जब आप दर्शकों के सामने होते हो, श्रोताओं के सामने होते हो, उस वक्त आप जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हो तो उन विचारों को अभिव्यक्त करने में उदात्तता होनी चाहिए। उदात्तता यानी उच्चता होनी चाहिए, उच्चता यानी महानता होनी चाहिए, महानता यानी उसमें इतनी स्पष्टता होनी चाहिए, वो इतने क्लियर होने चाहिए कि श्रोताओं को न केवल बांध सके बल्कि उनमें कुछ परिवर्तन भी ला सके। आप जब काव्य पाठ कर रहे हो, जैसे मान लो आप क्लास में गए, है ना, मैं थोड़ी सी आवाज मुझे लग रहा है गूंज रही है, मैं इसको थोड़ी सी धीरे कर देता हूं। हाँ, तो जैसे मान लो आप क्लास में गए और आपने बच्चों को एक लेसन पढ़ाना स्टार्ट किया, है ना, और उस लेसन में था कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, कोऊ जुलाहा न कहो, कोऊ काहू की बेटी न बेटा, ब्याहब काहू की जाति। जब आप इस प्रकार से अगर बच्चों को जब आप पढ़ाओगे काव्य पाठ, तो आपके अभिव्यक्ति में क्या नहीं है? उदात्तता नहीं है, और उदात्तता न होने के कारण बच्चों के साथ आपका जुड़ाव नहीं हो पाएगा, है। और वहीं आप कहो कि
कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सो तुलसी सरनाम गुलाम के राम को जाके रुचे सो कहे कछु कहू मांगी के खेबो मसीत के सोई बोल लेबे। जब आप बच्चों के सामने इस प्रकार से हाव भाव यति गति के साथ, यति गति के उचित क्रम के साथ जब आप काव्य पाठ करोगे तो बच्चों का ध्यान आप खींच लोगे उन, और बस वो आप आनंद लेने लगेंगे, रसानुभूति करने लगेंगे। मतलब आपको बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। अक्सर एक शब्द आता है भूमिका, हर चीज की भूमिका बांधनी होती है। अगर भूमिका बांधे बिना आप किसी चीज के बारे में बोलोगे तो याद रखना कभी भी रसानुभूति नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों को महंगाई के बारे में बताना चाहते हो कि भाई आप महंगाई जो है आज ऐसे हो गई, महंगाई ये, आप जब इस प्रकार पढ़ाओगे ना बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाओगे कि आम छू कागजी बादाम छू, ध्यान से समझना कि आम छू कागजी बादाम छू महंगाई के राज में सस्ताई को नाम छू झूठ है सफेद और काड़ो है बाजार आ हरा हरा नोटा की आ गहरी गहरी मार आया राम गया राम को रिवाज चल गो राम है हराम में हराम राज चल गो राम है हराम में हराम राज चल गो। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे सोचेंगे यार क्या गजब टीचर ने पढ़ाया है ना। मतलब आम छू, अब बच्चे आधी छुट्टी हो जाएगी ना तब भी क्या करेंगे, आम छू कागजी बादाम छू महंगाई के राज में सस्ताई को नाम छू। बच्चों को आपने बांध दिया, अब बच्चे आपका वेट करेंगे क्लास में आप कब जाओगे। समझ रहे हो बात आप। हजारों तरह की पंक्तियां हमें याद होना चाहिए। अभिव्यक्ति की उच्चता ही उदात्तता है। आप भाषण कला की बारीकियों में, आप भाषण देने चढ़ गए, भाषण देना आता ही नहीं है ना। जब आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है आप उनकी स्पीच सुनिए, भाई और बहनों ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आप बताइए मुझे। मतलब देखिए भाषण कला की बारीकियों के बारे में। ठीक है, राजनीतिक जो आरोप एक दूसरे पे लगते आए हैं, है ना, कोई कुछ बोलता है, अब शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। वो एक पद पर है, एक भारत के सम्मानित पद पर हैं, इसलिए उनके खिलाफ चाहे वो कोई सा बैठा हो, किसी भी पार्टी का बैठा, वो प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश के। खैर इसी तरह से अलग अलग जो भाषण देंगे, अब चुनावी रैलियां खूब चलेगी, आप भाषण सुनना आनंद आएगा, है ना। क्या क्या बोलते हैं, कुछ तो मतलब बड़े नीचे उतर जाते हैं निम्नता पे, लेकिन कुछ बड़े उच्चता से भाषण देते हैं। आप देखिए उनको बोलते समय। ठीक है, तो खैर भाषण कला की बारीकियों से परिचित करवाने के लिए ही लॉन्जाइनस ने औदात्य पर विचार किया था। अब उम्मीद करता हूं आपको आदि कहानी तो समझ में आई गई होगी, है ना। भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के सर्वाधिक निकट माना जाता है। तो ये एक प्रश्न यहां से बड़ा अच्छा निकलता है कि जो कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है या लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है, वो भारतीय काव्य सिद्धांतों में किसके सर्वाधिक निकट है, तो वो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के सर्वाधिक निकट माना जाता है। ठीक है, अपनी महत्वपूर्ण स्थापनाओं के कारण लॉन्जाइनस क्लासिकल एवं रोमांटिक दोनों ही प्रकार के आलोचकों में समादरणीय रहे हैं। कुछ लोग इन्हें सर्वप्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं। अब ये थ्योरी है, लाइन याद करने वाली थ्योरी है। कुछ लोग इन्हें क्लासिकल श्रेणी का श्रेष्ठ समीक्षक मानते हैं। कुल मिलाकर दोनों ही धाराओं में ये आदरणीय हैं। वहीं कुछ अन्य लोग इन्हें मर्यादित स्वच्छंदतावादी समीक्षक कहकर पुकारते हैं। बात समझ आई। मर्यादित स्वच्छंदतावादी समीक्षक भी कहकर पुकारते हैं। औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व। बिल्कुल, लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य का सौंदर्य तत्व है औदात्य। अच्छा, ये अपनी जगह सही है कि भाई काव्य कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हुआ हो, भाषण कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हुआ हो, लेकिन अगर भाषण देने वाले ने अभिव्यक्त करते समय अगर मान लो उच्चता नहीं दिखाई या मतलब अभिव्यक्त अच्छे से नहीं किया, तो फिर वो बांध नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक ऐसे ही मान लो जब आपको पढ़ाता हूं, अगर मान लो मैं इस चीज को जैसे देखो ये भी पीपीटी है, निश्चित रूप से हम आके इनको क्या करते हैं, रीड ही तो करते हैं। आजकल पैटर्न बदल गया। अब इस पर क्या होता है कि देखो
तरह तरह के लोग हैं, उनको तो कभी सोचना नहीं चाहिए। कुछ कहते हैं कि आजकल के टीचर क्या है, बस आके रीडिंग कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, स्टूडेंट्स को बुरा लगता है, कुछ लोग आलोचनाओं के कारण कहते हैं, लेकिन लिखा हुआ है। अच्छा, स्कूल में जाके आप क्या करोगे? स्कूल में जाके पाठ को जो लिखा हुआ है उसी को तो व्याख्या करोगे ना। वहां जाकर आप कौन सा पूरा का पूरा पाठ जो बिना देखे पढ़ाओगे? नहीं पढ़ा सकते ना। तो ये तो मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसी आलोचनाएं करते हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं अच्छे से अभिव्यक्त कर दूं तो निश्चित रूप से आप में से हर वर्ग का अभ्यर्थी इसको अच्छे समझ लेगा और उसके समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व है। क्यों है वो आपको पता चल गया, क्योंकि कितना भी अच्छा काव्य लिखा हुआ हो, अगर उसे अभिव्यक्त अच्छे से नहीं किया तो वो आनंद नहीं आएगा। किंतु वह सौंदर्य या रस का वाचक नहीं है, यही उसकी सीमा है। बिल्कुल। अब यहां से एक पॉइंट जरूर बन सकता है कि औदात्य सौंदर्य या रस का वाचक तत्व है, और आप जल्दबाजी में सोचोगे हाँ है, लेकिन ध्यान रखना नहीं है। औदात्य सौंदर्य या रस का वाचक नहीं है। समझ गए बात आप? ठीक है, अब औदात्य का हम पूरा विवेचन पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, औदात्य जो लॉन्जाइनस ने दिया उस सिद्धांत पर जब पूरा विचार करते हैं, उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। बहुत बढ़िया लिख रखे हैं। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता है। मैंने बताया ना, अब आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि औदात्य क्या है। अभिव्यक्ति की उच्चता, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक, किसी भी शीर्षक को आप अभिव्यक्त इतना उच्च प्लेटफॉर्म पे, मतलब इतना उच्च स्थिति में पहुंचकर करते हैं कि सामने वाला मतलब मोहित हो जाता है। तो औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। बस ये पॉइंट आपको ये बताता है, ये एनडीसी पॉइंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बताता है कि औदात्य है क्या। औदात्य है अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान ही नहीं करती। अभिव्यक्ति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि जब आप कुछ अभिव्यक्त कर रहे हो तो श्रोताओं के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, और आप उनके चेहरों के हाव भाव देखकर, या आपकी पहले से भाषण कला जो है ना, भाषण को इस क्रम से आपने सेट कर रखा है कि आपको पता है कि जब मैं पहले ये स्पीच दूंगा या ये पैराग्राफ पर मैं बोलूंगा तो श्रोताओं के मन में कुछ प्रश्न उठेंगे, और मैं जब खुद आगे अगला पैराग्राफ बोलूंगा तो उनके जो तर्क होंगे उन तर्क का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो केवल ये श्रोताओं के तर्क का समाधान ही नहीं करती, बल्कि उन्हें अभिभूत भी कर देती है। बल्कि क्या कर देती है? अभिभूत भी कर देती है, मोहित कर लेती है। न केवल तर्क का समाधान, आम छू कागजी बादाम छू, महंगाई के राज में सस्ताई को नाम छू, है ना। तो इसके अलावा ये कहते हैं कि रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बहा ले जाता है। अब रचना महान है, रचना उच्च कोटि की है, ठीक है, अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बहा ले जाता है, लेकिन उस रचना को अभिव्यक्त भी तो अच्छे से होना चाहिए। अगर आपने अभिव्यक्ति की उच्चता नहीं दिखाई तो पाठक या श्रोता को बहाकर कैसे लेकर जाएगा? साधारणीकरण तो होना ही चाहिए ना। और आप अभिव्यक्त करते समय क्या करते हो? साधारणीकरण करते हो। वही तो है साधारणीकरण। किसी रचना का शिल्प में आप समझते हो अलंकार, छंद, गुण, रीति। शिल्प उसके एक दो अंशों से नहीं, अपितु संपूर्ण रचना के शिल्प विधान से धीरे धीरे प्रकाश में आता है। बिल्कुल किसी रचना का शिल्प पक्ष कितना श्रेष्ठ है यह उसके एक दो अंश से पता नहीं चलता, बल्कि उसके संपूर्ण रचना के शिल्प विधान से धीरे धीरे सामने आता है। किंतु उदात विचार यदि, मतलब महान विचार यदि अवसर के अनुकूल हो तो एक का एक विद्युत की भांति चमककर समूची विषय वस्तु को प्रकाशित कर देता है और वक्ता के समस्त वाक वैभव को एक क्षण में अभिव्यक्त कर देता है। बिल्कुल, मतलब शिल्प पक्ष जो होता है वो तो धीरे धीरे सामने आता है, लेकिन उदात विचार जो होते हैं, है ना, उदात विचार एक का एक अभिभूत करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और वर्तमान में स्वामी नेटानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक 2 GB डाटा खत्म न हो जाए। तब तक रुकना नहीं है, और जल्दी खत्म हो जाए तो 25 रुपए का एक रिचार्ज और कर लेना और जिंदगी यूं ही बर्बाद करते रहना।
लेकिन रुकना मत। आप नोटिस कर लेना, आपने जब जब केवल यूज के लिए मोबाइल का डाटा यूज, मतलब आपने वास्तव में सही चीज के लिए अगर मोबाइल का डाटा यूज लिया है, तो आपको कभी 25 रुपए की रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ी। और आपने फोकट में मतलब जैसे कोई पैसे गिन रहे हैं ऐसे रील आगे देते 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 अगर किया है, तो आपको डाटा रिचार्ज करना पड़ा। तो याद रखें, उतात विचार, महान विचार तुरंत बिजली की तरह, मतलब एकाएक विद्युत की भांति चमक कर समूची विषय वस्तु को प्रकाशित कर देता। जैसे मैं आपको बताता हूं, उसने कहा था, सुनते ही दिमाग में कुतूहल जागृत होता है, यार क्या कहा था, किसने कहा था, हजारों प्रश्न। और जब कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग ही हमें बांधने लग जाती है और हम इतने बन जाते हैं कि पूरी पढ़े बिना रह नहीं सकते। जैसे मुंशी प्रेमचंद के सारे उपन्यास देख लो, अगर आपने देखे, अब आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने उपन्यास पढ़ रखे हैं मुंशी प्रेमचंद के। जैसे मैंने निर्मला पढ़ रखा है, रंगभूमि पढ़ रखा है, सेवा सदन पढ़ रखा है, गोदान पढ़ रखा है, प्रेमचंद के मानसरोवर भाग की प्रथम और 2 उनकी सारी कहानियां मैंने पढ़ रखी है। क्यों पढ़ रखी, कब पढ़ रखी? मोबाइल जब था नहीं, या यूं कहें कि मोबाइल जब नया नया आया था, तब मोबाइल का इतना क्रेज नहीं था। तब ऐसा होता था कि चलो गर्मी की छुट्टियों में ये काम करेंगे। आज हम लोग गर्मी की छुट्टियां कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है ना, ऐसा होता है ना। तो आप आदत अगर डालो, अभी ये समय ऐसा समय है जिसमें आप अपने सिलेबस को, मैं ये नहीं कहूंगा आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ो, मैं तो इतना कहूंगा जो सिलेबस में है ना उसको विस्तृत पढ़ लो, जो सिलेबस में है उसको बढ़िया तरीके से विस्तृत होकर पढ़ लो, और एक चीज को 2-2 3-3 बार पढ़ लो। क्योंकि मुझे ये चीज इसलिए इजी लग रही है क्योंकि मैंने इसे 50 बार पढ़ लिया होगा। आप में से कईयों को ये चीज इजी लगेगी, लेकिन कईयों को टफ लगेगी क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसको आप 2 बार 3 बार देखें, और बार बार क्लास को 2 बार 3 बार से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स में जो लिखा हुआ है ना, यही तो चीज नोट्स में लिखी हुई है, उसे बार बार जरूर पढ़ लेना, मेरा इतना जरूर कहना, ताकि टेस्ट हो ना तब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। खैर, औदात्य भाव विचार शैली का एक गुण है। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपसे पूछा कि औदात्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है नहीं है, तब यह प्रश्न बड़ा काम आएगा पॉइंट कि औदात्य भाव विचार और शैली, पहले तो मन में कुछ अच्छे भाव होने चाहिए, फिर या अच्छे विचार होने चाहिए, और फिर उनको अभिव्यक्त करने की शैली का मतलब है उन भावों विचारों को आप अभिव्यक्त किस शैली से करोगे। जैसे पत्र शैली में लिखा गया था, है ना, वैसे ही पैरिप्सुस ग्रंथ, तो किस शैली में, तो ये सारे इसके गुण माने जाते हैं। औदात्य की सत्ता काव्य रचना के वस्तु पक्ष एवं शैली पक्ष दोनों तक व्याप्त होती है। ये भी अच्छा पॉइंट है कि औदात्य की सत्ता मतलब जो महानता, वस्तु पक्ष और शैली पक्ष, मतलब न केवल वस्तु पक्ष, न केवल रचना अच्छी होनी चाहिए, न केवल आपके विचार अच्छे होने चाहिए, बल्कि उसको अभिव्यक्त करने की शैली भी अच्छी होनी चाहिए। अगर शैली अच्छी नहीं है ना, तो निश्चित रूप से बिल्कुल आप देखते हो कि कई बार देखते हैं कि कई बार आपके सामने कोई होता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो नॉर्मली ऑफलाइन में हो, वो काव्य की पंक्तियां जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो पता लग जाता है कि काव्य की पंक्तियां ये जबरदस्ती और बनावटी तरीके से बोलते हैं। एक जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो एकदम यूजुअली रोज डेली रूटीन में आती है ना। जैसे मान लो एकदम से मैंने कोई भी पंक्ति बोल दी, जैसे मैं चला आता युगों से शैल सा यह सिर उठाए, टूट ना स्वीकार लेकिन कौन मेरा सर झुकाए, कब डरा हूं वांदियों से, कब डरा तूफान से। अब जब बोलते हैं तो एकदम नॉर्मल लगता है, और कई बार मतलब बनावटीपन नजर आने लग जाता है। जैसे जो रात दिन हिंदी बोलता है वो एकदम से मारवाड़ी बोलेगा तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, वरना हमें नहीं लगता अजीब। तो सेम, न केवल वस्तु पक्ष रचना अच्छी होनी चाहिए, बल्कि उसको अभिव्यक्त करने की शैली भी अच्छी होनी चाहिए। औदात्य कलाकार के व्यक्तित्व का गुण भी है। बिल्कुल ये एक गुण है, अभिव्यक्त करना। मैं आपको बताऊं, मेरे नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे एक मित्र थे, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे ठीक है। तब मुझे याद है कि वो मुझसे इंटेलिजेंट था, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंट है या नहीं, अब नहीं था, उस वक्त तो था, अब भी है। मुझसे तो इंटेलिजेंट दुनिया, मैं तो मानता हूं मेरे सामने जो बैठा है मुझसे इंटेलिजेंट है, तभी तो वो मेरे सामने बैठा है ना, तभी तो मेरा मूल्यांकन कर पा रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप इंटेलिजेंट तो हो ही, नो डाउट। अब वो इंटेलिजेंट था, लेकिन मैं देखता था, और मुझे उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं देखता था बच्चे जो संतुष्ट थे वो मुझसे ज्यादा संतुष्ट थे, और उनसे कम संतुष्ट थे, जबकि नॉलेज उसको ज्यादा। आपको नॉलेज है, इट डजंट मैटर, ये काफी नहीं है। आप अपने ज्ञान को अभिव्यक्त कितना अच्छे से कर पा रहे हो,
ये मैटर जरूरी है। आज आप में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं देखता हूं, यहां पर ऑफलाइन में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन आप अपने ज्ञान को अभिव्यक्त किस तरह से, आप सामने वाले को संतुष्ट कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ये ध्यान रखना। ये व्यक्तित्व का गुण आपके जीवन में काम आएगा। आप टीचर बनने जा रहे हो, आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जगह जगह कभी स्कूल के बच्चों को प्रभावित करना पड़ेगा, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, कभी स्टाफ को कन्विंस करना पड़ेगा, कभी गांव वालों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, कभी जब 15 अगस्त 26 जनवरी को मोस्टली 70% तो हिंदी के अध्यापक होते हैं, उनको ही मन संचालन मिलता है, तो हमें तो जगह जगह कन्विंस करना है। तो हमें अभिव्यक्ति की उच्चता को प्राप्त करना होता है, लेकिन उसमें बनावटीपन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उत्कृष्टता का मतलब होता है बनावटीपन नहीं, वो महानता होनी चाहिए, और मतलब यूजुअल एकदम नॉर्मली लगना चाहिए, है ना। तो ये व्यक्तित्व का गुण भी है। अब देखिए, औदात्य के मुख्य स्रोत या तत्व, यानी महानता कैसे आती है, कैसे महानता। काव्य में 5 तत्वों का हो, अगर 5 तत्व हैं तो निश्चित रूप से औदात्य संचरण के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है, तो निश्चित रूप से वो बेस्ट होगी। सबसे पहले उदात्त विचार या महान विचार उद्भावना की क्षमता। वास्तव में विचार उत्कृष्ट है या नहीं है, एकदम रद्दी बात, एकदम रद्दी बात, समझ रहे हो बात आप, बिल्कुल जिस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, जिस बात में कोई मतलब ऐसी बात जिसको सुनकर किसी को भी किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है आपके समक्ष कोई जोक बोलता है, हंसी मजाक करता है, कोई नहीं हंसता है, इसका मतलब क्या हुआ, उस जोक उसका मतलब या तो वो जोक ही बेकार था, या फिर ये हुआ कि जोक तो अच्छा था लेकिन उसको अभिव्यक्त करना नहीं आया। और कई बार ऐसा होता है जोक में ज्यादा दम नहीं होता, लेकिन अभिव्यक्त करने वाला इतना शानदार बंदा होता है कि वो इतना गजब तरीके से अभिव्यक्त करता है कि सबको हंसी आने लगती है। तो सेम चीज है, उदात्त विचार या महान विचारोद्भावना की क्षमता अगर है तो उदात्य में सहायक है। देखिए, उदात्त विचार का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से माना जाता है। अब उसके लिए उदात्त विचार, उदात्त व्यक्तित्व, भाई एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु ने कहा है कि रूसो ने कहा है, वैसे आप विद्वान हो, आप सबको पता है। तो ठीक वैसे ही अगर आपका व्यक्तित्व उच्च है तो ही ऊंचे विचार आएंगे। आप नोटिस करोगे, आगे जाओगे तब आप देखोगे कि कुछ लोग जो हैं वो जिन पदों पर बैठे हैं वो उनके योग्य नहीं है, वो उनके योग्य नहीं है, वो महान व्यक्ति, उनके वो कभी अच्छी बात नहीं करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से बैठते हो, आपने देखा होगा कहीं अच्छी बात कभी करते ही नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं करते, उदात्त विचार इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही उदात्त नहीं है, उनका व्यक्तित्व ही उदात्त नहीं है। तो जब उदात्त व्यक्तित्व नहीं है तो आप उनसे अच्छी चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अरे यार वो तो बहुत बेकार है यार, जब देखो लड़ता रहता है, तो तू फालतू उसकी बात करता ही क्यों है, उसका व्यक्तित्व ही उदात्त नहीं है, तो फिर वो उदात्त विचार, उसके दिमाग में अच्छी बातें आ ही नहीं सकती ना, नहीं आ सकती। उदात्त विचार का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से माना जाता है, अर्थात महान व्यक्तियों की वाणी से ही उदात्त विचार ध्वनित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लेखक कवि का व्यक्तित्व जितना अधिक उदात्त होगा उसकी रचना में उसी अनुपात में औदात्य दिखाई देता है। सूर सूर तुलसी ससी, है ना, सूर सूर सूरदास, तुलसीदास, मोहल्लिक मोहम्मद जायसी, घनानंद, वृंद, केशव, रहीम, वृंद, रसखान, भाई साहब इन्होंने इसलिए इतना अच्छा लिखा है क्योंकि ये व्यक्तित्व भी क्या थे, महान थे। याद रखना दोस्तों, महान, वास्तव में महान होना और महान बनना दोनों में अंतर है। जो महान बन रहा है वो एक समय बाद सामने आएगा, जो वास्तव में महान है वो निश्चित रूप से हमेशा महान रहेगा। और ये मान के चलो, विवेकानंद जी, अगर आदर्श की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम मेरे जहन में विवेकानंद ही आता है। बचपन का नाम नरेंद्र था, मैं बता देता हूं, किसी को पता नहीं हो तो खैर ठीक है। तो विवेकानंद जी, आज विवेकानंद जी के जब विचारों को पढ़ो, कभी कुछ अगर किताबों में पढ़ा होगा, आप गूगल पे यूं सर्च कर लो विवेकानंद जी के उत्कृष्ट विचार, आप देखोगे कितने गजब लिख रखा है। आप जैनेन्द्र को हम पढ़ते हैं, मैं जैनेन्द्र के बाजार दर्शन जो है ना उसको बहुत अच्छी मानता हूँ, अच्छी रचना मानता हूँ। बाजार दर्शन, जैनेन्द्र का जन्म 1905 में हुआ, निधन 1990 में हुआ। जैनेन्द्र ने लगभग वो रचना बाजार दर्शन मेरे ख्याल से 1905 में जन्म हुआ तो 1950 से पहले पहले लिख दी होगी, ठीक है। अब आप चलो 50 के आसपास लिखी होगी मान लिया।
आज 2023 चल रहा है, लगभग मान लीजिए कि आप देख लो, लगभग साल हो गए, काफी साल हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए। 1905 में जन्म हुआ था वैसे, और वैसे देखा जाए 75 साल के करीब हो रहे हैं। बाजार दर्शन में उन्होंने कह रखा है, बाजार के बारे में बताया है कि किस प्रकार बाजार के चकाचौंध मनुष्य को घेरती है। बाजार जाओ तो मन खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार पड़ोसी की गाड़ी अगर पास से निकली तो हम एक बार अपने माता पिता के लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं, और हम सोच बैठते हैं कि हाय, क्या यही माता पिता रह गए थे जिनके घर मुझे जन्म लेना था? क्या क्यों ना मैं किसी मोटर गाड़ी वाले माता पिता के यहाँ जन्म लेता। यानी एक सेकंड के लिए हमने अपने माता पिता को भी पराया कर दिया। ये जो उन्होंने बातें लिखी है, जब उस पाठ को पढ़ते, एक तो पढ़ना होता है, गुणना होता है, जब उसको गुणते हैं तब सोचते हैं कि वास्तव में उस समय उन्होंने कितनी अच्छी बातें लिख दी। आज के गाने अच्छे नहीं है, उस समय के गाने आप देखो, है ना, बंद पैंट पतली टांगे लगती है सिगरेट जैसी। मतलब उस समय भी जींस आ चुकी थी। मनोज कुमार का गाना है, बंद पैंट पतली, बिगड़ी का नाम फैशन, है ना, जो बिगड़ गया वही फैशन है। मतलब मनोज कुमार की पिक्चरें अपन देखते हैं तो मूवी कितने अच्छे, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। सोचिए वो जो गाना, जो गीत लिखते थे, उनका महान व्यक्तित्व तो देखिए, कितने अच्छे गाने लिखते थे। उन गानों में कविताएं चलती थी एक तरह से। और आजकल के डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दे, बस वही रेगुलर है ना, डीजे वाले बाबू। मतलब ये देखिए, ये विचार। अब आप कहोगे सर आपको इस पर इतना ज्यादा लंबा लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, आप जब तक किसी रचना के अंदर डूब कर नहीं पढ़ोगे ना, उसे मस्त आनंदित होकर नहीं पढ़ोगे, साधारणीकरण की अवस्था में जाकर नहीं पढ़ोगे ना, तब तक वो रचना आपके जहन में नहीं समाएगी, और इसीलिए आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि विषय ऐसा होना चाहिए कि जो पाठक या श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले। क्या डाले? स्थायी। मैंने आपको कुछ कहा, आपने सुना, और थोड़ी देर बाद आप वैसे के वैसे, तो मजा नहीं आता। मैंने कुछ कहा और आप पर प्रभाव पड़ा और आप में कुछ परिवर्तन आया, तो विचार ऐसे होने चाहिए जिनका विषय ऐसा होना चाहिए जिनका प्रभाव स्थायी रूप से पड़े। और मैं 100% जानता हूं स्थायी रूप से पड़ता है। एक समय लाइव आते थे 100-150, आज लाइव 400 पहुंच जाते हैं। ठीक है, बीच में मेरी खुद की नियमितता टूट जाती है, वरना स्टूडेंट्स 500 प्लस भी लाइव आ जाए, ये निश्चित रूप से। और ये ऐसे विचार, ऐसे प्रयास में करता हूं जिससे आप पर स्थायी प्रभाव पड़े, आपकी कंटिन्यूटी लगातार बनी रहे। प्रभाव डाले जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव हो जाए। मजाल है जो मेरी बात सुनने के बाद तैयारी छोड़ दे। मजाल पड़ी है। अरे सिलेक्शन होता है, नियमित तुम जुड़े रहो, 101% सिलेक्शन होगा। मैंने जो बोल दिया ना, 1000 कैंडिडेट के सिलेक्शन एनडीसी प्लेटफॉर्म से होंगे, मतलब होंगे। रातों को तुम्हारी नींद उड़ जाएगी अगर तुम्हें परीक्षा के दिनों में नींद आने लग गई। विज्ञप्ति के बाद तुम्हें नींद नहीं आएगी, नरेंद्र दान की बात याद आएगी कि हमें 1000 प्लस में सिलेक्शन लेना है। जिसने सोच लिया वो निश्चित रूप से कोशिश करते रहिए, कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। बात को समझे। असंभव हो जाए और जिसकी विस्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाए न मिटे, उसकी याद इतनी गहरी हो कि मिटाए न मिटे। जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, निश्चित रूप से। और जब एग्जाम हो गया और तुम इसे 1000 में सेलेक्ट हो गए तो तुम जिंदगी भर मुझे भूल नहीं पाओगे। ये मेरी कमाई होगी। टेस्ट सीरीज वाली कमाई से तो ये आपका जो कर्मचारी हैं, जो उनको देना पड़ता है, बस वो है। मेरी कमाई ये है मेरी कमाई। ये 1000 ये कमाई होगी। अभी तो 200 प्लस पहुंचे हैं। देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है। आगे चलिए। दूसरी बात, उदात्त भावों का चित्रण या प्रेरणा प्रसूत उद्यम आवेग। लॉन्जाइनस ने भावावेग को औदात्य का सहायक माना। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। लॉन्जाइनस ने भावावेग यानी भाव प्लस आवेग, यानी भावों की तीव्रता को औदात्य का सहायक माना है। भाव जब तीव्र हो जाते हैं तब वो अभिव्यक्त होने के लिए मतलब यूं छटपटाने लगते हैं। जब मन में कहते ना कि जब मन में दबा मत, मन में जब ज्यादा भर जाता है तो फिर उसको एक बार वो निकाल दें बाहर। वैसे ही भाव तीव्र हो जाते हैं तो औदात्य में क्या होते हैं? सहायक। ये इसको और तरीके से बताता हूं। देखो, कुछ टीचर्स
ऐसे होते हैं, कुछ युवा ऐसे होते हैं जो मंच चाहते हैं कि उनको मंच पर बोलना पड़े और वो यूं मतलब बढ़िया बोले, वो लालायित रहते हैं कि उन्हें मंच पर बुलाए बुलाए। और कुछ होते हैं उरे कोई बुला नहीं ले, कोई बुला नहीं ले, और बुला ले तो ऐसे नखरे करते हैं, हे राम, हे आनंद, हे परम, वो बोलते हैं। वो रील देखी है मैंने, खैर तो उसमें मैंने वास्तविक देखी है, क्योंकि आपको पता है 5 साल हो गए उसमें, कई बार देखा है। तो कोई छोटा मोटा फंक्शन होते हैं, बाहर भी होते हैं, घरों में, बुला ले, कुछ दो शब्द बोलिए, हैं मेरे से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जाता? आप टीचर हो, टीचर और वकील तो सबसे ज्यादा बोलते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, यूं कहा जाता है, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलते साहब, हम सोच समझ कर बोलते हैं, और जितना बोलना चाहिए लेकिन जो नहीं बोलते उनके उन पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि वो क्यों नहीं बोलते। टीचर और अध्यापक वकील को तो बोलना ही चाहिए। खैर, औदात्य का सहायक माना भावों की तीव्रता, और भावों की जब तीव्रता रहेगी तो वो छटपटाने लगेंगे और वो बाहर आएंगे। अब आप बाहर जब लाओगे तो अभिव्यक्ति अच्छी से होनी चाहिए। अगर अभिव्यक्ति अच्छी हुई तो निश्चित रूप से वो विचार उदात्त होंगे। उपयुक्त परिस्थितियों का चयन, फिर वो क्या करता है, उपयुक्त परिस्थितियों का चयन एवं उनका सम्यक रूप से संगठन ही भावावेग का जनक है। भाव चित्रण में बिंब विधान से भी सहायता मिलती है। लॉन्जाइनस के अनुसार आवेग के 2 रूप होते हैं। अब ये जो आवेग होता है ये 2 रूपों में आता है। एक होता है सुखात्मक आवेग, रति, ओज, शौर्य, हास्य, उल्लास, मन की ऊर्जा, आदर, विस्मय, ये होता है सुखात्मक आवेग। मान लो युद्ध में है तो युद्ध में मतलब जिस प्रकार से सेनापति या जो महान योद्धा होता है वो अपनी सेना को लड़ने के लिए मतलब ऐसा ललकारता है, धोरा वाला देश जागरे, ऊंटा वाला देश जागरे, छाती पर पैणा पड़या नागरे, धोरा वाला देश जागरे, उठ खोल उड़ींदी आंखड़ लिया नैणारी, मीठी नींद तोड़ रे, रात नहीं अब दिन उग्यो, सपनारो कूड़ो मोह छोड़ रे, थारी आंख्या में नाच रया जंजाल, सुहानी राता रा, तू कोड मनावे उन सुनियोड़ी बोधी बाता रा, रे बीत गयो सो गयो बीत। ये भी अभिव्यक्ति है, ये भी अभिव्यक्ति है। ये सुखात्मक आवेग होते हैं। जब देखा कि अब मतलब जगाने का कुछ मतलब जनता को जागृत करने का समय आ चुका है, तब वो जो अभिव्यक्त करता है वो भाव तीव्र हो जाते हैं और अभिव्यक्त करता है, तो वो सुखात्मक है। दुखात्मक आवेग क्या होता है? भय, करुणा, निराशा, ये कब होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चे को पीट देते हैं ना, या बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, होते हैं, एक बच्चे को पीट देता है, अब वो जो पिट जाता है ना बेचारा बच्चा, वो क्या रोता रहता है, सुबकता रहता है, और वो ऐसे ऐसे करता रहता है, मारू मैं, ऐसे ऐसे सुबकता रहता है, वो दुखात्मक आवेग है, उसके अंदर है वो मतलब। और फिर उसको ज्यादा छेड़ता है ना तो वो चिल्ला कर मतलब ऐसे गालियां हाय रे ऐसे करके, और फिर लड़ता है ना, तो वो दुखात्मक आवेग होती है। वो आवेग तीव्रता आती है और वो गालियां निकालता है, मैं मार दूंगा इसको, ऐसे वैसे, वो दुखात्मक होते हैं। सुखात्मक अलग होते हैं। लॉन्जाइनस ने एक जगह लिखा है कि मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आवेग उन्माद उत्साह के साथ फूट पड़ता है, उन्माद और उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों के विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यानी जो आवेग उन्माद और उत्साह, मतलब एक तरह से मैं इसे यूं समझा सकता हूं कि जो आवेग है ना सविवेक से, खुद की इच्छा हो कि मैं कुछ बोलूं और कुछ मोटिवेट करूं, वो सबसे बेस्ट होता है। भाई एक बात है कि लगाए कुत्तों कब तक शिकार करे, लगाए आप कुत्ते को उड़छी उड़छी बोलते हो और वो इधर उधर पूंछ उठा के दौड़ता है, 2 मिनट में वापस आ जाता है। शिकार के जब उसके खुद के मन में आएगी ना कि अब मुझे इस चीज का शिकार करना है, तभी वो शिकार करेगा। सेम वही चीज है कि स्टूडेंट को लगातार डेली मोटिवेशन नहीं दिया जाता। डेली मोटिवेशन देने से वो कब तक पढ़ेगा? जिस दिन मोटिवेशन नहीं दिया वो तो फिर बैठ जाएगा। आपको खुद के ही अंदर से चाह जगानी पड़ेगी, ये हमारे अंदर ही है कि नहीं यार इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार सर ने बोल दिया 1000 में आना है, मतलब 1000 के अंदर आना ही है। अलंकार नियोजन, तीसरी चीज है अलंकार नियोजन। अलंकारों के उचित प्रयोग से औदात्य की सिद्धि, बिल्कुल अलंकारों के उचित प्रयोग से औदात्य की सिद्धि, अभिव्यक्ति में फायदा मिलता है। औदात्य, अलंकारों का नियोजन अगर सही ढंग से कर लिया तो आप देख, मान लो किसी से हमने कहा कि यार बहुत सुंदर है तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है सुंदर हूं, बात खत्म। और उसे यूं कह दिया कि चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, ओहो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो पूछो ही मत, है ना। आप अलंकार नियोजन आप देखिए, पुराने जो गाने हैं उनमें भी अलंकार नियोजन है। ये चांद सा रोशन चेहरा
उस पे ये रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, बताओ कौन सा अलंकार है? सर चांद सा, सरसा आ गया वाचक शब्द, इसमें उपमा अलंकार है। यह चांद सा रोशन चेहरा, झील सी, सर आंखों की तुलना झील से की गई है, झील सी नीली आंखें। आप पुराने गाना उठाकर देख लो, अलंकारों की भरमार पड़ी है, बिल्कुल खूब अलंकार देखने। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि यार एक गाना मैं भी कोई सोच लूं ताकि मेरे भी दिमाग में आ जाए। बिल्कुल ऐसे आप कितने भी गाने सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अलंकारों का उचित प्रयोग से औदात्य की सिद्धि में सहायता मिलती है। लॉन्जाइनस के मतानुसार अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार होना चाहिए कि श्रोता या पाठक को उनके प्रयोग का पता भी नहीं चले। बिल्कुल सॉरी, माफी चाहता हूं। ठीक है, तो अलंकारों का प्रयोग भी देखो, हम पढ़ते हैं कि भक्ति काल में जो अलंकारों का प्रयोग हुआ वो स्वाभाविक रूप से हुआ है। रीति काल में जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ, वो जोर जबरदस्ती वाला प्रयोग है। जबरदस्ती अलंकारों को थोपा गया है, अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग किया गया है ना। तो स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आते हैं ना, वो अलंकार निश्चित रूप से औदात्य की प्राप्ति में, औदात्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, अलंकार भावावेग की प्रेरणा के सहज, स्वाभाविक एवं अनायास रूप में काव्य में आने चाहिए, तभी वे औदात्य के विधायक कहलाएंगे। ठीक है, अब आती है उत्कृष्ट भाषा। भाषा की सार्थकता भी औदात्य को उत्पन्न करने में सहायक होती है। भाषा की सार्थकता, आप भाषा की सार्थकता देखियो, हम एक 12वीं क्लास में एक पाठ लगता है, उसमें कहते हैं कि बात सीधी थी मगर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, है ना। बात सीधी थी मगर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में, यानी भाषा के अर्थ को पाने की कोशिश में तोड़ा मोड़ा घुमाया, लेकिन इससे जोर जबरदस्ती करने से बात की चूड़ी मर गई। यानी आपने जो विचार प्रस्तुत करना चाहा था, उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए आपको उचित शब्दों का चयन करना था। आपने उचित शब्दों का चयन नहीं किया, सीधी सी बात थी, सरल शब्दों में अभिव्यक्त हो सकती थी और उसका प्रभाव भी श्रोताओं पर अच्छा पड़ता, लेकिन आपने उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया, अनावश्यक शब्दों को थोपने का प्रयास किया, इससे बात की चूड़ी मर गई, यानी बात का मूल अर्थ जो था वो नष्ट हो गया। अब बात भाषा में बेकार ही घूमने लगी, पेंच की तरह घूमने लगी, है ना। हार कर मैंने उसे कील की तरह वहीं ठोक दिया, है ना, जैसे तैसे अपनी बात को समाप्त कर दिया। ठीक वैसी ही बात है कि भाषा की सार्थकता भी औदात्य को उत्पन्न करने में सहायक होती है। जो भाषा इस लक्ष्य में सहायक होती है वही आदर्श भाषा कहती है। आदर्श भाषा कौन सी? सरल शब्दों में सरल बात को सही तरीके से स्पष्ट रूप से कह दिया जाए तो वही बेस्ट है। उपयुक्त शब्द चयन, प्रभावोत्पादक शब्दावली श्रोता पाठक को भावाभिभूत कर देती है। अतः कवि लेखक को अपनी भाषा में भाव, प्रवणता, सौंदर्य, गरिमा, ओज, शक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों का समावेश करना चाहिए। तो कुल मिला के अलंकार नियोजन सही होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। अब है गरिमामय रचना विधान। बिल्कुल रचना ऐसी होनी चाहिए जो गरिमामय हो। यह औदात्य का पंचम स्रोत माना जाता है, जिसमें प्रथम स्थान सामंजस्य को दिया जाता है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से काव्य में क्या आ जाता है? सामंजस्य आ जाता है। भाषा में सामंजस्य के लिए काव्य में छंद विधान का आविष्कार किया गया। बिल्कुल, अब बात है कि भाषा में सामंजस्य के लिए काव्य में छंद की आवश्यकता पड़ी, तो छंद हर बात के लिए, जैसे मोस्टली वीर रस की जो रचनाएं होती है उसमें कवित छंद ज्यादा मिलता है ना। दोहा नीति परक रचनाओं में दोहा ज्यादा मिलता है, ठीक है। सवैया छंद है, तो हर जगह जगह अलग अलग गुण की रचनाओं में या अलग अलग रस की रचनाओं में अलग अलग छंदों का प्रयोग होना चाहिए। इन 5 तत्वों में से प्रथम 2 तत्व अधिकांशतः कवियों में नैसर्गिक होते हैं। यह भी ध्यान रखना कि 5 तत्व आपको देकर पूछ लेंगे, निम्न में से कौन सा जो है वो नैसर्गिक है, यानी प्राकृतिक, नेचुरल है, जो जन्म से ही पाए जा सकते हैं, ठीक है। और शेष तीनों अंशतः कला की निष्पत्ति माने जाते हैं, यानी इनको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के जरिए जो है वो उत्कृष्ट बना सकते हैं, लेकिन शेष 2 तो आप में पहले से होने चाहिए। अब औदात्य का मूल आधार जानते हैं, तब हम देखेंगे कि लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूल आधार कवि प्रतिभा क्या माना है? कवि की प्रतिभा, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए, यानी उसका खुद का व्यक्तित्व उच्च होना चाहिए, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को माना है। यानी
उस कवि का संपूर्ण, सबसे पहले उसका व्यक्तित्व उदात्त होना चाहिए। अगर व्यक्तित्व उदात्त नहीं है तो उसमें कभी भी उदात्त विचारों का मतलब उदात्त विचार उस व्यक्तित्व से नहीं निकलेंगे। सीधी सी बात है। स्वस्थ शरीर होगा तो ही स्वस्थ मस्तिष्क वहां होगा। ठीक ऐसे ही अगर व्यक्तित्व उदात्त है तो आपके विचार भी उदात्त। अगर आपके विचारों में ईर्ष्या है, द्वेष है, जेलसी है, मतलब इस प्रकार से मतलब आप दूसरों की तरक्की देखकर जलते हो, ठीक है, और ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा, इस तरह के विचार हैं, तो निश्चित रूप से मान लेना आपके और चाहे मैं हूं, हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व भी उदात्त नहीं है। आप दूसरों की तरक्की देखकर प्रसन्न होते हो, ठीक है, आप दूसरों की तरक्की में सहायक बनते हो, न कि रोड़ा बनते हो, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व उच्च है। और देखो एक चीज मान के चलिए, जहां तक मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही बात है, ये जन्म से ही होते हैं। जाका जड़ा पड़या स्वभाव जासी जीव सू नीम न मीठा हो सींचो गुड़ घी सू। तो जिसका जैसा स्वभाव पड़ गया वो तो कभी बदलेगा ही नहीं, है ना। तो वो बात, लेकिन फिर भी प्रयास के द्वारा हम निश्चित रूप से कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ईर्ष्या वगैरह हम कम कर सकते हैं। तो खैर, संपूर्ण व्यक्तित्व कोई मूल आधार माना है। लॉन्जाइनस के अनुसार औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। अगर आपका व्यक्तित्व उदात्त है ना, तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा की महानता का पता चलता है। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य होता है जिनकी चेतना उदात्त और विकासोन्मुख है, जिनका जीवन तुच्छ एवं संकीर्ण विचारों के अनुसरण से व्यतीत होता है। जिनका जीवन तुच्छ है और संकीर्ण विचारों के अनुसरण में व्यतीत होता है, वे कभी मानवता के लिए स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत करने में सफल नहीं होते। देखो कितनी बड़ी बात है, ये जीवन में उतारने वाली बात है। आप इसको समझें, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्या कह रही है कि मतलब सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त और विकासोन्मुख है, जिनका जीवन तुच्छ और संकीर्ण विचारों के अनुसरण में व्यतीत होता है, वे कभी मानवता के लिए कोई स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत करने में सफल नहीं। यानी आपका व्यक्तित्व अगर तुच्छ है, आपके विचार संकीर्ण है, तो आप एक अच्छी रचना का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। अब आप में से कई बोलेंगे सर उन तुलसी केशव वगैरह में भी तो ईर्ष्या होती थी। नहीं, उनकी ईर्ष्या अलग थी, उनकी ईर्ष्या इस प्रकार की तुच्छ ईर्ष्या नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं औदात्य के बाधक, औदात्य के बाधक तत्व। यानी औदात्य जो आप जब विचार मतलब आप एक उदात्तता, अपनी अभिव्यक्ति में उदात्तता चाहते हैं, उस वक्त मान के चलिए कुछ बाधक तत्व हैं जो महान बनने में बाधा उत्पन्न करते हैं। भाषा की अव्यवस्था, व्यवस्थित भाषा का प्रयोग नहीं करते हो तो यह बाधा है। प्रवाह शून्यता, मतलब एक लय गति नहीं होती, प्रवाह शून्यता। विषय से अधिक लय को प्राथमिकता। आप विषय तो आपने देखा होगा कुछ लोग या फिर फेसबुक वगैरह पर कई बार कविताएं देखते हो, कुछ लोग कविताएं लिखते हैं कि मैं भी कविता लिखता हूं और कविता बताते हैं। उन कविताओं में विषय इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, उन कविताओं में उदात्त विचार होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लय। बस वो उसको गाकर बताना चाहते हैं, देखो मैंने कितना अच्छा लगा। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। विषय इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके बाद लय होती है, लेकिन वो लय को प्राथमिकता देते हैं, वो बाधकता है। उक्ति में अस्पष्टता, आप अपनी बात को जो भी उक्ति, जो भी बात, जो भी पंक्ति है वो अस्पष्ट है। आप पूरी बात मतलब इसमें वो चीज है कि लास्ट में बोलेगा अरे तू कहना क्या चाहता है, यानी उक्ति में अस्पष्टता है। आडंबरपूर्ण शैली, अनायास अलंकारों को जबरदस्ती थोपा गया रीतिकालीन कवियों की तरह। अनुचित विचार, गलत विचारों को सही मतलब गलत विचारों को तो मतलब तर्क द्वारा सही करने का प्रयास किया जाना। अभिव्यक्ति की शुद्धता, बिल्कुल शुद्धता मतलब अभिव्यक्ति की भी कमी। अगर आप अच्छे से किसी चीज को अभिव्यक्ति भी नहीं कर पा रहे हो, देखो एक तो होता है कि जैसे मान लो मैं अपने पे ले लेता हूं, मान लो मैंने 10 टॉपिक पढ़ाए, ठीक है, 10 टॉपिक में से 9 टॉपिक मैंने अच्छे से अभिव्यक्त कर दिए, लेकिन एक टॉपिक में अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाया। उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, या तो उस दिन मानसिक रूप से अस्वस्थ, निश्चित रूप से टॉपिक को ढंग से पढ़ने का समय या उस पर देखने का समय नहीं मिला, या कोई और टेंशन, अदर टेंशन, ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर 9 के 9 मैंने 9 के 9 जो है वो अस्पष्ट किए, तो निश्चित रूप से आप भी लाइव नहीं आओगे, आप भी क्या नहीं होगे, लाइव नहीं होगे। क्योंकि मैं हर टॉपिक जो है ऐसे, क्योंकि देखो आज यूट्यूब पर जब पढ़ाते हैं तो
सबके मन में होता है अरे सर, अरे हम भी यूट्यूब स्टार्ट करें, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन मैंने 3 साल झोंके हैं आप लोगों के लिए, 3 साल समर्पित किए हैं खुद को। और मेरी स्टार्टिंग क्लास से देखोगे मैं घबराहट वगैरह सब था, लेकिन 3 साल में ये एक दिमाग में था कि एक दिन पूरा का पूरा सिलेबस, हर टॉपिक को मैं यूट्यूब पर अच्छे से अपलोड करूंगा, ताकि इन फ्यूचर भी जब स्टूडेंट कभी देखेगा ना वीडियो को, तो उसका वो टॉपिक क्लियर रहेगा, उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये टारगेट मेरा 3 साल पहले से था और वो आज पूरा हो गया। और रही बात निःशुल्क शिक्षा की, तो निःशुल्क शिक्षा की जब मैं बहुत मतलब पिछड़ा हुआ था चाहे किसी भी तरह से, तब मैं सोचा कि मेरे पास अगर कुछ मान लो हो गए संसाधन वगैरह, तो निश्चित रूप से मैं भी कुछ अच्छा प्रयास करूंगा। और आपके अगर उदात्त विचार हैं तो ईश्वर आपका सहयोग करेगा उसको प्राप्त करने में। और मेरा यह विचार था कि मैं कुछ जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क करवाऊं, और भगवान ने मेरी सुनी और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहां तक पहुंचा दिया, इस प्लेटफॉर्म तक। ये ईश्वर की कृपा है। तो आप अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, आपकी जॉब भी लगेगी और आपको अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इन फ्यूचर आप मुझसे जुड़ोगे और हो सकता है हम आगे मिलकर, आप और हम मिलकर आगे और बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्रयास करेंगे। लेकिन आप विचार जरूर अच्छे रखना। ग्राम्य पदों का प्रयोग, आप जानते हैं, ये आपने एक सुना होगा, मैंने आपको दोष कराए थे, जो ग्रामत्य दोष होता है, ग्रामत्य जो दोष होता है, वो दोष मतलब मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, और ये मूंड शब्द, ये क्या ग्रामत्य शब्द है। तो ग्राम्य पदों का जब प्रयोग करते हो ना, है ना, पड़े झटोले पे रहे, नींद न आई रात भर, पड़े झटोले पे रहे, तो झटोला मतलब चारपाई। तो ग्राम्य पदों का अगर प्रयोग करोगे, जैसे आज पढ़ाते समय कुछ लोग, ये आप लोगों की गलती है, टीचर की गलती नहीं है। पढ़ाते समय मोस्टली आप देखते हो कि ना, ज्यादा मारवाड़ी एकदम अपने लोकल शब्दों का यूज करते हैं। देखो मैं हिंदी की दृष्टि से बात कर रहा हूं, किसी की आलोचना नहीं है। ज्यादा मारवाड़ी, ज्यादा हिंदी, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, जिससे क्या होता है, हास्यात्मक माहौल तो बनता है, लेकिन वास्तव में वो महान विचार, उदात्त विचारों को आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। किसी भी कंडीशन पर आपको हंसा सकते हैं, आपको आकर्षित कर सकते हैं, आपको मतलब है ना क्लास का माहौल रंगीन कर सकते हैं, लेकिन वो महान विचारों को आप तक किसी भी कंडीशन पर नहीं पहुंचा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व कहता है कि ग्राम्य पदों का प्रयोग करने से औदात्य में बाधा पड़ेगी ही पड़ेगी। ये मान के चलिए, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मुझे हिंदी में ही ज्यादा कन्वर्सेशन करना चाहिए, हिंदी में ही ज्यादा बोलना चाहिए। मुझे एकदम जानबूझ के बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो एकदम ठेठ मारवाड़ी के हैं, वो गलत है। चाहे मैं करूं, मैं कई बार कर, लेकिन मैं बहुत कम करता हूं, लेकिन मैं भी अगर करता हूं तो गलत है, सीधी सी बात है। मैं करता हूं तो भी गलत है, दैट्स इट। कर्ण कटु, आपने एक दोष पढ़ा है, श्रुति कटुत्व दोष। क्या पढ़ा है? श्रुति कटुत्व दोष। जो श्रुति कटुत्व दोष होता है, सुनने में कटु, क्यों न विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, धृष्टता, वो भी निश्चित रूप से बाधक तत्व है। अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे, सामने वाला सही ढंग से सुन नहीं पाया, तो निश्चित रूप से उसके, वो जब आपके शब्द नहीं सुन पाया तो वो अर्थ कैसे ग्रहण करेगा, अर्थ ग्रहण नहीं करेगा तो आपके विचार उस तक नहीं पहुंचेंगे, है ना। कुल मिला के भारतीय काव्य शास्त्र में इन सभी को काव्य दोष कहकर पुकारा जाता है। तो ये है औदात्य में बाधक तत्व, और इसी के साथ अपनी क्लास भी पूर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूं लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व क्या है, औदात्य अब आपको समझ आ गया कि अभिव्यक्ति की उच्चता ही औदात्य है। आप अपनी बात को या अच्छे विचारों को जो अभिव्यक्त करते हो बढ़िया तरीके से करोगे तो उसमें उतनी उदात्तता अधिक होगी, उसमें उतना ही औदात्य अधिक होगा। नहीं होगे तो वो औदात्य की क्षुद्रता कहलाएगी। ठीक है, तो बहुत शानदार क्लासेस है और मुझे अच्छी लगी। देखो मैं कई बार तो बोल देता हूं कि मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। मुझे लगा जब मैंने आज देखा कि आज कौन सी क्लास है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आज कौन सी क्लास पढ़ानी है, तो पहले मैं आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत, फिर मैं ध्यान में आया 104 नंबर क्लास तो उदात्त है। अरे मैंने कहा ये तो बहुत जोरदार क्लास है, इसको तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं पहले सचेत कर रहा हूं। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत मैं आपको परसों दूंगा, कल मैं छुट्टी रखूंगा, कल छुट्टी ही रखूंगा, क्योंकि अंगूठा द्रोणाचार्य का अंगूठा है ना, आप समझदार हो। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और मैंने आपको एक बात बोली है कि 25 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं डेली शेयर करूंगा, तो आपको उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस बात के लिए मैं सब आपको एनडीसी परिवार का हिस्सा मानता हूं, और ये आपका चैनल है तो आप इसमें सहयोग जरूर करोगे। कोशिश करें कि दीपावली नहीं तो इस वर्ष में हम 1 लाख जो है सब्सक्राइबर को पार करें, इसमें सहयोग करें, और जितना सहयोग करोगे उतना मैं अच्छा बेस्ट प्रयास करूंगा। ठीक है, टेक केयर,
और गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।